नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भारी बवाल शुरू हो चुका है। उधर पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान और तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लग गया, तो वहीं न्यूजीलैंड में पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर विदेशी पत्रकार के सवाल ने नई बहस छेड़ दी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अब सत्य हिंदी के ऐप पर आप हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे सभी शो और हमारी वेबसाइट की सारी खबरें देख पाएंगे। इसलिए तुरंत हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का। टिकट कटने पर बोले नरोत्तम मिश्रा, उपद्रव ना करे समर्थक, पार्टी का फैसला सर्वोपरि। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर कलह, राजा वडिंग को हटाने पर अड़ा चन्नी खेमा। राम मंदिर दान विवाद पर बोले नृपेंद्र मिश्रा, ये घटना पूरे मंदिर पर एक बड़ा कलंक। बंगाल में ममता को फिर से झटका, टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल बागी गुट में शामिल। न्यूजीलैंड में पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल, भारतीय अधिकारियों ने दिया जवाब, जनता ही ग्रामीण। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद अब बीजेपी नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन या उपद्रव नहीं होना चाहिए और जो लोग नाराज हैं उन्हें समझाया जाएगा। मिश्रा ने कहा कि वो लगातार अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं और सभी मान भी जाएंगे। आशुतोष तिवारी के चुनाव प्रचार में शामिल होने के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो पूरी निष्ठा के साथ प्रचार में जरूर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हर नेता टिकट की उम्मीद करता है, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। मिश्रा ने यह भी कहा कि उन्हें कोई दुख नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें जीवन में बहुत कुछ दिया है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट क्या कटी, बीजेपी की पोल खुल गई। जो पार्टी हर रोज दूसरों को अनुशासन और उच्च चरित्र का पाठ पढ़ाती है, आज अपनी ही पार्टी द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ पथराव और हंगामा करती पकड़ी गई। दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। भाजपाई बड़े खुश होकर एक दूसरे को कह रहे हैं कि बधाई हो, लोकतंत्र हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने पुराने नेताओं को इस्तेमाल करके किनारे लगा देती है। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को हटाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खेमे में दबाव बढ़ा दिया गया है। शनिवार को पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत करीब 92 नेताओं के साथ 2 घंटे से ज्यादा बैठक की। असंतुष्ट नेताओं ने साफ कहा कि वडिंग की अगुवाई में 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल होगा और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए। हालांकि भूपेश बघेल ने नेताओं की बातें सुनने के बाद साफ कह दिया कि इस मामले में फैसला उनके अधिकार में नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को बनाए रखने का फैसला हाईकमान ने लिया है और वही अंतिम निर्णय भी करेगा। बैठक से पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने भी अपने तेवर दिखाते हुए कहा कि हम तेल भी देखेंगे और तेल की धार भी देखेंगे, जिससे साफ संकेत मिला है कि उनका गुट फिलहाल अपनी मांगों से पीछे हटने के मूड में नहीं है। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मजबूत और गैर समझौतावादी नेतृत्व की जरूरत है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया है। अभिषेक कुमार सिन्हा के नाम वापस लेने के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है। सरावगी के मुताबिक अभिषेक ने पार्टी नेतृत्व को पत्र देकर चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी दी और पार्टी के लिए काम करते रहने की बात भी कही। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने बूथ स्तर के कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। सरावगी ने बताया कि नीरज कुमार सिन्हा 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीजेपी पर संघर्ष करने वाले बयान पर भी सरावगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर पहले भी ऐसे दावे करते रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम ही जवाब दे देंगे। सरावगी ने भरोसा जताया कि बीजेपी का उम्मीदवार इस बार पिछली बार से भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगा। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। दान विवाद पर नृपेंद्र मिश्रा बोले, ये मंदिर पर बड़ा कलंक। टीएमसी को बड़ा झटका, अनुव्रत मंडल बागी खेमे में शामिल। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उठे सवाल। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की नाव पलटी, 15 मौतें। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर में दान से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ी पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना राम मंदिर पर एक तरह का कलंक है।
और इससे सभी लोग शर्मिंदा और आहत हैं। मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होने दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो अंतिम फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण का अंतिम चरण 30 जुलाई तक पूरा हो जाएगा, जबकि चहार दीवारी और ऑडिटोरियम जैसी अन्य परियोजनाएं नवंबर-दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीरभूम के प्रभावशाली नेता अनुव्रत मंडल बागी खेमे में शामिल हो गए हैं। विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने उनके शामिल होने की घोषणा करते हुए उन्हें बागी गुट का बीरभूम जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। माना जा रहा है कि इस फैसले से जिले की राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं। अनुव्रत मंडल लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने पार्टी के कुछ फैसलों पर सार्वजनिक तौर पर असहमति जताई थी। उन्होंने कांग्रेस से टकराव की रणनीति पर सवाल उठाए थे और सम्मान नहीं मिलने पर अपने राजनीतिक भविष्य पर विचार करने की बात कही। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पार्टी के 12 और बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। अब तक टीएमसी के 15 खाते जांच के दायरे में आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इन खातों में करीब 1000 करोड़ रुपए होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां खातों के लेन देन और उनसे जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी को 3 खातों से सीमित खर्च करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने एक विशेष अधिकारी को खातों की निगरानी की जिम्मेदारी दी है। टीएमसी ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ खातों को फ्रीज कर चुकी है। मामले को लेकर अब राजनीतिक और कानूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। नॉर्वे मेलबर्न के बाद अब न्यूजीलैंड की मीडिया ने भी पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने को लेकर सवाल उठा दिए हैं। पीएम के दौरे के दौरान भारतीय विदेश विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान न्यूजीलैंड के एक पत्रकार ने सवाल किया कि पीएम मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। इस पर इंडियन डिप्लोमेट रुद्रेंद्र टंडन ने जवाब दिया और पहले तो थोड़ा हंसे, फिर बोले कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक कार्यशैली पर टिप्पणी करना एक सिविल सर्वेंट के रूप में मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। भारत के ज्यादातर मतदाता ग्रामीण इलाकों से हैं। वो सीधे संवाद चाहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनसे ऊपर से बात करे। उन्हें मध्यस्थों के जरिए बात करना पसंद नहीं है और मोदी ने अपने वोटर से सीधे कांटेक्ट करने की कला में महारत हासिल कर रखी है और ऐसा लगता है कि वो इसमें काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं जब से वो चुने गए हैं। वो अपने तीसरे टर्म में है। वो हमारे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक है। न्यूजीलैंड के पत्रकार के सवाल का जो भारतीय अधिकारियों ने जवाब दिया उसे विपक्ष ने तर्कहीन बताया और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सवाल पूछना, जवाब लेना और सरकार की जवाबदेह बनाना होता है। सिर्फ एक तरफा भाषण जनता की जांच पड़ताल और सवालों का विकल्प नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी लिखा कि दुनिया भर का मीडिया मोदी जी की इस कायरतापूर्ण चुप्पी पर ध्यान दे रहा है। टंडन जी की टिप्पणियां मीडिया को, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे भी महज सरकार की सुविधा का साधन बना देती हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि जनता से सीधा संपर्क करना मीडिया के प्रति सरकार की जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकता। अगर इसी तर्क को माना जाए तो कोई भी व्यक्ति ये दावा करके कि सरकार तुरंत न्याय में विश्वास रखती है, अदालतों को दरकिनार करके उसकी जगह एनकाउंटर और लिंचिंग करने लगेगा और कह देगा कि ये तो हम सही कर रहे हैं। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बचाए गए लोगों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय दूतावास के मुताबिक हादसे के समय नाव में कुल 36 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि नाव होन में रुट नगोई द्वीप से एनथोई पोर्ट की ओर जा रही थी। समुद्र में तेज हवाओं और खराब मौसम के बीच अचानक नाव पलट गई और सभी यात्री और चालक दल लोग पानी में गिर गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और बचाव अभियान जारी है। भारतीय पर्यटकों और उनके परिवारों की मदद के लिए भारतीय मिशन ने 2 जगहों पर कंट्रोल रूम बनाए हैं। पहला कंट्रोल रूम हो ची मिन सिटी स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में और दूसरा हनोई स्थित भारतीय दूतावास में बनाया गया है। दूतावास ने यह भी कहा है कि प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है। किसी भी जानकारी या मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.